2 दिन से कमरे में भूखी बंद लताजी का आज दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वह बहू के पीछे पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलते जा रही थी, बहू अब तो खाना दे दे बेटा, बड़ी भूख लगी है देख, अब इस बुढ़िया से बर्दाश्त नहीं होगा। बहू बासी ताज़ा जो भी हो दे दे, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कहते कहते लताजी की फपक फपक रोने लगी कि तभी उनकी बहू गीता आंखें दिखाकर बोली, बुढ़िया चुपचाप यहीं बैठी रहे, वरना वह भी नहीं दूंगी। लताजी किसी छोटे बच्चे की तरह वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तभी गीता तमतमाती और बड़बड़ाती हुई बाहर आई, एक कटोरे में भात और नमक लिए हुए, और उनके सामने एक टूटी कटोरी में डालकर कहती है, ले बुढ़िया ठूंस ले। 70 साल की हो गई पर अभी भी भूख कितनी लगती है, लगता है स्वर्ग सिधारने तक मुझे कंगाल ही कर देगी। लताजी की बहू गीता ने कहा। खाने को अब गीता ला ही रही थी। लताजी उनके पीछे ऐसे जा रही थी मानो वह कब से भूखी होगी। गीता के इस कटोरी में भात डालते ही लताजी झटपट उसे खाने लगती हैं। वह था तो सिर्फ रात का बचा हुआ भात और नमक, फिर भी वह इतने चाव से खा रही थी, शायद उस बात से ज़्यादा उसकी भूख पुरानी थी। लताजी को ऐसे खाते देख गीता जुल बुन जाती हैं और वह लताजी के कटोरे के भात को ज़मीन पर डाल देती हैं। लताजी थोड़ी देर उसे अच्छी और फिर ज़मीन से ही खाने लगती हैं। इतने में गीता की कुछ सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और लताजी को ऐसे खाते देख खिलखिलाकर हंसते हुए उनका मजाक बनाने लगती हैं। लताजी इतने दिनों से भूखी, उन पर किसी के हंसने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें अपमान महसूस नहीं हुआ। अब भूख के आगे इंसान इतना लाचार हो जाता है कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। गीता की एक सहेली बोली, अरे वाह गीता, तूने अब भिखारियों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया, तू यह नेक काम कब से करने लगी। गीता मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं भी, यह सास है मेरी, गांव की अनपढ़ गवार है, तभी तो ऐसे जानवरों की तरह खा रही हैं। लता की ज़मीन पर पड़े खाने को बड़े चाव से खा रही थी। वह बासी चावल नमक भी उन्हें किसी पकवान से कम नहीं लग रहा था। उन्हें देखकर किसी भी दयालु इंसान की आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ गीता की सहेलियां उन पर बेशर्मों की तरह हंस रही थी। बहू थोड़ा सा और दे दे बेटा, लताजी ने गुहार लगाते हुए अपनी बहू से कहा, लेकिन वह अपनी सहेलियों की बातों में इतना मग्न थी कि लताजी की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची। तभी उनकी एक सहेली ने मेज पर रखा एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा लेकर लताजी की तरफ बढ़ाती हैं। उस टुकड़े को देखकर लताजी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह कभी उस टुकड़े को लताजी के आगे करती तो कभी पीछे खींच लेती, और सारी सहेलियां, जो कि अमीर घराने की एक नंबर की बिगड़ी औरतें थीं, लताजी की दशा पर हंस रही थी। यह सब देखकर लताजी की आंखों में आंसू आ गए। वह उस टुकड़े को ज़मीन पर फेंकते हुए बोली, ले बुढ़िया खा ले। गीता भी वही मेज़ पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ लताजी का मजाक बनते हुए देख रही थी। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक से हंसी टिटोली की आवाज़ सन्नाटे में पसर गई। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। एक और तमाचा गीता की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा लताजी के कदमों में जाकर गिर पड़ी और उसकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी कि तभी गीता डरते हुए कदमों से
उसके पास जाकर बोली, दीदी यह क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से पेश आने की। तभी एक ज़ोरदार तमाचा गीता के गाल पर भी पड़ा। शर्म नहीं आती भाभी आपको, एक बूढ़ी लाचार माँ के साथ ऐसा करवाते हुए। गौरी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम लोगों का वह हाल करूँगी कि तुम दोबारा किसी गरीब का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचोगे, समझे। गौरी को गुस्से में धधकता हुआ देख गीता की सारी सहेलियों ने लताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और एक एक करके वहाँ से 9-2-11 हो गई। गौरी एक समाज सेविका हैं जो ऐसे ही लाचार बुजुर्ग लोगों की सेवा करती हैं और एक संस्था चलाती हैं जिस कारण उसकी भी काफ़ी दूर तक पहुँच है। इसी कारण गीता गौरी की तेज़ आवाज़ से भी कांप पड़ती हैं। और भाभी आप, अरे माना कि आपकी माँ नहीं है तो क्या दूसरे की माँ का मान सम्मान क्या होता है यह आप भूल गई। क्या कमी रखी थी मेरी माँ ने। आपको शादी के 1 महीने तक आपको धरती पर कदम नहीं रखने दिया था, पलकों पर बैठा कर रखती थी। आपके यहाँ तक कि आपको जल्दी उठने की आदत नहीं थी और बिस्तर पर जब तक चाय ना मिले तो आपकी आंखें नहीं खुलती थी। मेरी माँ आपके उठने से पहले ही आपकी बेड टी आपके हाथ में पकड़ा देती थी, चाहे वह कितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हो। हमसे ज़्यादा प्यार उन्होंने आपको किया। यह सोचकर कि बचपन में आपको माँ का प्यार नहीं मिला तो वह यहाँ आपके माँ की कमी महसूस न होने देंगी, लेकिन तुमने मेरी माँ की ममता, उनका प्यार का यह सिला दिया। तुम, गौरी ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। लताजी एक सादगी महिला थी, पूरा जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके भविष्य को संवारने में गुजार दिया। रमेश बाबू एक किराने की दुकान चलाते थे, उसी से अपने परिवार का गुजर बसर जैसे तैसे किया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़रूरतें बढ़ने लगी थी तो उन्होंने रात को भी कहीं पर काम पकड़ लिया और बेचारे बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काम करने की मशीन बनकर रह गए थे। ना खाने की सुध ना पहनने की। दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई तो उन्होंने सबसे पहले बेटियों की शादी की, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई उनकी हालत और भी बेहतर हो गई थी। बेटा कोई काम नहीं करता था और अब भी रमेश बाबू को ही पूरे परिवार का खर्चा उठाना पड़ता। एक रात 3 बजे वह काम से लौट रहे थे कि किसी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से लताजी को अपने सुध बुध नहीं रही। ससुर जी के जाते ही गीता ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता की किराने की दुकान हड़प ली। लेकिन जाने से पहले रमेश बाबू एक काम अच्छा करके गए थे। इसके बारे में बस गौरी और निधि को ही पता था। एक शाम को लताजी अपनी खटिया पर बैठी थी कि तभी उनका पोता विवेक एक प्लेट में कुछ पकोड़े लाता हुआ फ़ोन चलाता हुआ आता है। अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने को पूछता है। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया लताजी को ऐसा खाना खाए हुए, शायद उन्हें खुद को भी याद नहीं। पकोड़े देखकर उनके मुंह में पानी तो आया पर वह एक भी पकोड़े खाने से डर रही थी। विवेक बार बार कह रहा था, लेना दादी एक तो ले ले, पर लताजी मना किए जा रही थी। तो इस पर विवेक उनके मुंह में ज़बरदस्ती पकोड़े डाल देता है। वह पकोड़े के मुंह में जाते ही एक बड़ी तड़पती की झलक दिखती है। लताजी के चेहरे पर वह आंखें बंद कर पकोड़े का स्वाद ले ही रही थी कि तभी किसी ने उनके केस पकड़ लिए। जब लताजी ने आंखें खोली तो गीता उनके बाल पकड़े हुए खड़ी थी और बगल से विवेक भी डर के मारे जा चुका था। गीता लताजी के केस पकड़े हुए खटिया से धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया हिम्मत कैसे हुई
तेरी मेरे बेटे से पकोड़े छीन कर खाने की। बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? लताजी बिलखते हुए बोली, बेटा मैंने नहीं छीना, वह तो विवेक ने खुद ही मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी। बस एक ही खाई थी, बस एक ही खाई थी, मत मारो बहू। लताजी रोती हुई कहे जा रही थी। गीता उन्हें मारती जा रही थी और बोली, बुढ़िया एक तो कब से मेरी छाती में मूंग दल रही हैं, ऊपर से मेरे बनाए नियम भी तोड़ रही हैं। आज जो तेरे बदन को ना तोड़ा तो मेरा नाम भी गीता नहीं। गीता बोली और इसी तरह बहुत देर तक लताजी को बहुत पीटा और पीटती रही। पीट पीट कर जब गीता का गुस्सा शांत होता है तब वह कहती हैं, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा बुढ़िया, अब भुगत पकोड़े के स्वाद को। गीता की मार से लताजी बहुत देर तक वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी रही। करीब 1 घंटे बाद विवेक डरते डरते आया और अपनी दादी को पानी पिलाया। जब जाकर उन्हें होश आया, लेकिन उसे भी गीता ने इतना डरा कर रखा हुआ था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी वह कमरे में बंद कर दे और बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद लताजी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर सो जाती हैं। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ऐसे ही पड़े रहती हैं, या तो कोई काम करती या तो अपनी खटिया पर लेटी रहती। गर्मी हो या सर्दी या हो बरसात, घर के अंदर होने जाने की इजाज़त नहीं थी। वह आंगन में ही पड़ी मक्खियों के साथ बातें करती। उनका बेटा प्रवीण, जो कि बाजार में अपने पापा के द्वारा बनाए हुए किराने की दुकान को चलाता था, ना जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता था, पर कभी अपनी माँ से उनके हालचाल नहीं पूछता था। वहीं गीता लताजी की आवभगत तभी करती जब उनकी दोनों ननदें वहाँ आई थी। उनके सामने वह लताजी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियाँ जब अपने घर वापस चली जाती थी तो सारी सेवा गीता सूत समेत वसूल करती थी। हाँ, लताजी ने कई बार चाहा कि बेटियों को गीता और प्रवीण की असलियत बता दे, पर फिर वह सोचकर डर जाती कि कहीं ऐसा करने से गीता उसे इस घर से ही ना निकाल दे। फिर वह जाकर बेटियों की सर की बोझ बन जाएगी। वह तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित हैं। एक दिन सुबह लताजी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी गौरी आने वाली हैं। लताजी बड़ी खुश हो जाती हैं। चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। गौरी 1 साल पहले आई थी अपनी दीदी मीता के साथ। यहाँ गौरी के आने का सुनकर लताजी बड़ी खुश थी। वहीं गीता गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी और कह रही थी, इनका तो कोई काम धाम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब उनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को जहर दे दूं। ना काम की है ना ही काज की। जब गौरी आ गई है, गौरी के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने पहले से भैया भाभी को नहीं दी, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाने वाली थी। लेकिन गौरी ने जैसे ही घर में कदम रखा तो खटिया पर लेटी अपनी माँ को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहती हैं, क्या हुआ माँ, आप ऐसे बाहर क्यों लेटी हो? बेटा, वह अंदर बड़ी गर्मी हो रही थी तो बाहर खुली हवा में आ गई, पर तू जल्दी कैसे आ गई? लताजी ने अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए पूछा। हाँ माँ, मुझे पहले की ट्रेन मिल गई, पर इतनी दोपहर में बाहर, यहाँ तो बहुत तपती होगी, चलो अंदर। यह कहकर गौरी लताजी के साथ अंदर जाती हैं। गौरी और लताजी को साथ देखकर गीता शक पका जाती हैं और कहती हैं, अरे गौरी, तुम अभी कैसे? गीता की इस हरकत पर गौरी को गुस्सा ज्वालामुखी बनकर दहक रहा था, लेकिन उसने मौके की नज़ाकत को समझा, क्योंकि वह जिस मकसद से यहाँ माँ के लिए आई थी वह अभी नहीं खोलना चाहती थी।
आखिर माँ की ज़िंदगी का सवाल था। गौरी बोली, हाँ भाभी, जल्दी की ट्रेन मिल गई, पर भाभी इतने गर्मी में माँ बाहर लेटी हैं, आपको कुछ कहा क्यों नहीं? गौरी ने कहा, अरे गौरी, तुम जानती नहीं क्या अपनी माँ को, कितनी ज़िद्दी हैं, कभी किसी का कहना नहीं मानती। इन्हें तो मैं अपने तरीके से समझाती हूँ, जब से पापा जी गए हैं बस अपनी ही मनमानी करती हैं। गीता ने बड़ी लाचारी वाला मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे पता है आप कितना ख्याल रखती हैं माँ का। वह तो बस माँ ही कभी कभी जिद पर आ जाती हैं, क्या करें, अब उम्र भी तो होती जा रही है ना। और हमें बातों बातों में एक बात कहना तो भूल ही गई भाभी, कल निधि दीदी आ रही हैं। वह क्या है पाना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों पर हर प्रॉपर्टी पर रखी हैं, तो अब हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दे। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की भी अभी उठा रहे हैं, तो फिर उनकी जायदाद में भी उन्हीं का सारा हिस्सा होना चाहिए ना। गौरी ने गीता को जाल में लपेटने की कोशिश करते हुए कहा। यह सुनकर गीता के मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने सालों तक पालने का कुछ तो फल मिला, गीता ने मन में सोचा। इधर लता जी गौरी की बातों से दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं, मेरी भोली बेटियां अपनी माँ की आंखों को काश पढ़ पाती, उनका दर्द देख पाती और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए तो लता जी अपनी बेटी के पास गई। आओ माँ, आओ, मेरे पास ही सो जाओ, यहाँ लेटो, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ, गौरी ने कहा। गौरी ने जैसे ही अपनी माँ के पैरों को अपनी गोद में लिया, उसने अनगिनत दाग देखकर वह चौंक ही गई। पता तो उसे सब पहले से ही था, लेकिन वह अपनी माँ के मुंह से सारी सच्चाई जानना चाहती थी और उसने पूछा, माँ, यह सब क्या है, यह दाग कैसे? लता जी तो सब कुछ गौरी को बताने ही गई थी, पर जब गौरी ने दाग के बारे में पूछा तो वह घबरा गई और बात को घुमा दिया और कहा, यह पता नहीं बेटा, और कहाँ यह पता नहीं, इस उम्र में तो यह सब होता ही रहता है, कुछ खाने पीने की लापरवाही से होता होगा, तो यह सब छोड़ और मालिश पर ध्यान दे। वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसीलिए गौरी को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सभी को सो जाने के बाद लता जी गौरी के बगल में गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी गीता आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर आने को कहती हैं। लता जी भी दबे पांव गीता के पीछे कमरे से बाहर चली जाती हैं। गीता लता जी को रसोई में ले जाकर एक जोर का बेलन उनकी कमर में जड़ते हुए बोली, बड़ी आराम फरमा रही हैं, और अगर तूने अपनी जुबान खोली तो बुढ़िया, पता है ना तेरे साथ फिर मैं क्या करूँगी। एक बार यह तेरी बेटियां अपना हिस्सा छोड़ दे, उसके बाद तो उनके सामने यह सारे ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो इनका यहाँ आना भी बंद कर दूँगी। और हाँ सुन बुढ़िया, अगर इनको उससे पहले जरा सी भी कोई भी बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार की मार, उससे कहीं ज़्यादा दाग होंगे तेरे बदन पर। लता जी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूँगी बहू, बस तू मुझे मारना मत। लता जी ने अपने दर्द को अपने सीने में ही दफन कर लिया। अक्सर जब बेटियां मायके आती हैं तो माँ और बेटी एक दूसरे से बातें करके अपना दर्द हल्का कम कर लेती हैं, लेकिन यहाँ तो लता जी की हालत ऐसी थी कि वह अपना कोई भी दुख दर्द अपनी बेटी के साथ बांट नहीं सकती थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन मीता भी आ गई तो उसे देखते ही गीता और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। शायद वह आज पहली बार हो रहा होगा कि नंदों के आने से गीता इतनी खुश थी। मीता को देखकर पता नहीं लता जी को क्या हो गया, वह मीता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी
उनका यह रोना देखकर दोनों बेटियां इतने दिनों बाद मिलने की खुशी की आंसू समझ बैठी। पर लताजी क्यों रो रही थी यह लताजी और गीता ही जानते थे। लताजी जानती थी कि इन सब के बाद गीता उनसे और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को मीता बोली, भैया कागज़ तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वह कल लेकर आएंगे। अरे यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, पापा ने कुछ सोच समझकर ही यह सब किया होगा, लताजी ने हकलाते हुए कहा। उनका क्या कहना, कहते ही गीता और प्रवीण बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें घूरने लगे कि तभी गौरी कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, पर अब जब हम अपने अपने घर में रच बस गए हैं फिर इन सब की हमें क्या ज़रूरत है। हमारी ननद ने भी तो यही किया। माता पिता अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, पर पता नहीं उन्हें बुढ़ापे में क्या हो जाता है जो सिर्फ अपने बेटे का कंधा ही अच्छा लगता है, बेटियों के कंधे पर या उनके घर सब तो पराया हो जाता है। इससे पहले गौरी आगे कुछ कह पाती, मीता ने उसके हाथ दबाकर चुप करने का इशारा कर दिया और इधर गौरी की अंतरंगी बात से सभी हैरत हो गए। एक तरफ तो सभी कह रहे थे कि पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया और फिर अभी कह रही थी कि बुढ़ापे में माता पिता सिर्फ बेटों का कंधा ही तलाशते हैं। गीता शक पकाते हुए बोली, क्या मतलब है दीदी आपके कहने का। गौरी बात को पलटते हुए बोली, भाभी पकोड़े बनाओ ना पनीर के, माँ को भी बहुत पसंद है। अरे नहीं गौरी, माँ जी को पनीर नहीं पसती, तुम लोग के लिए बना देती हूँ, गीता ने कहा। नहीं भाभी कुछ नहीं होगा, माँ को, माँ भी खा लेगी, और अगर कुछ हुआ भी तो डॉक्टर और दवा किस लिए हैं। क्यों माँ, क्या कहती हो, मीता ने कहा। लताजी को कुछ नहीं रहती, पर उन्हें पता था कि इस बात पर गीता कितने गुस्से में होगी। अगली सुबह दोनों बहनों ने गीता से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसीलिए इस बार तो हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर भी वापस आएंगे। गीता, गौरी और मीता की बातों का कोई मतलब नहीं समझ आई। उनके बाजार जाते ही गीता को पूरा हक मिल गया था लताजी का अपनी भड़ास निकालने का। वह लताजी के पास पनीर का एक टुकड़ा लेकर गई और कहा, यह ले बुढ़िया, पनीर के पकोड़े खा लेना, तुझे देख कितना बड़ा पनीर लाई हूँ तेरे लिए, और भी कुछ है इसके बाद। यह कहकर वह लाल मिर्च पाउडर उस पनीर के टुकड़े से लगा देती हैं और कहती हैं, अब खा इसे। नहीं बहू, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं कहा था पकोड़े के लिए, वह तो गौरी और मीता ने कहा था। लताजी बिलबिलाते हुए बोली, तो बुढ़िया तूने मना भी तो नहीं किया था ना, सोचा होगा इसी बहाने थोड़ा जीभ को भी स्वाद दे दूंगी। अब वही जीभ पर ऐसे स्वाद लगाऊंगी कि आगे से कुछ भी खाने का सोचा तो यह सवाल सबसे पहले याद आएगी। और अब तो तुम्हारी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुम्हें बचाएगी। गीता ने कहा, बहू एक बार तुमने मुझे ज़बरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही, और अब मिर्ची से कहीं मैं मर जाऊं तो फिर भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पूंगी। कुछ ऐसा जुल्म मत करो तो मुझे जहर लाकर दे दो, मैं यह खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुम लोगों से ज़िंदगी से चली जाऊँगी, पर ऐसे रोज़ रोज़ मुझ पर यह अत्याचार मत करो। आखिर में तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। लताजी ने कहा, जहर दे पाऊँ तो पगली है क्या, पकड़ा दिया, यह सब करके मुझे जेल नहीं जाना। और वैसे भी बुढ़िया तू और कितने दिन जी पाएगी, पर जितने दिन जिएगी मैं तेरा यह हाल करूँगी, तू खुद भी मर जाएगी। गीता ने आंखें दिखाकर कहा, और वह पनीर का टुकड़ा ज़बरदस्ती लताजी के मुंह में ठूस से जा रही थी।
कि तभी पीछे से गौरी और मीता गीता को धक्का देकर एक जोर का तमाचा लगाकर वहीं चांटे गीता को करने लगती हैं कि यह क्या कर रही हो मीता। गीता ने गुस्से में कहा, क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ कर रही हो उसके लिए तो आपको सजा दी जाए वह कम है। मीता ने कहा। अब तक पीछे से प्रवीण भी आ चुका था। वहाँ का शोर शराबा सुन उसका कारण पूछा। गीता तुरंत कहती हैं, देखिए जी, आज यह छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। इस घर में जब से आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इनका ख्याल रखा और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही है। यह क्या है मीता, तुम लोग यह सब करने आए हो यहाँ? अब से यह घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा और गीता का हुक्म चलेगा और हम चाहते हैं तुम लोग यहाँ पर कभी मत आओ। प्रवीण ने कहा, यह क्या कह रहे हैं जी आप, हमारा घर? गीता ने आश्चर्य होकर पूछा। हाँ गीता, यह लोग अभी अभी मेरे दुकान पर वकील को लेकर पहुँचे थे मुझसे दस्तखत करवाने। इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ना ही तुम्हें इनकी चापलूसी करने की ज़रूरत है और ना ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें अब कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इसे अपने साथ ले जाए। प्रवीण ने कहा, चलो तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अब तो मैं इसे अपने सारे मेहनत का गिन गिन कर हिसाब लूँगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन लोगों ने आपकी दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाए यह, और मुझे बाजार का कहकर क्यों गई? गीता ने कहा। गीता की इस बात पर गौरी और मीता जोर से हंस पड़ी और फिर गौरी बोली, जो भी कहो भाई भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है और इसीलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत भी करवाए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यह क्या, घर पर आपसे चालाकी करना मुश्किल होता? यह क्या मजाक है गौरी? प्रवीण ने आंखें दिखाकर पूछा। तो मीता अपने भाई को आज एक ज़ोरदार तमाचा लगाकर बोली, रुको भैया, शुरुआत से बताती हूँ। मीता दीदी, हमें तो कलाकार होना चाहिए था, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं हम। क्यों, सही कहा ना मैंने? गौरी ने कहा। जब विवेक पकोड़े खाता माँ के पास बैठा और उन्हें ज़बरदस्ती पकोड़े खिलाए, उससे पहले ही भाभी की मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। शायद इसीलिए विवेक ने मुझे गलती से फ़ोन मिला दिया होगा जब वह मोबाइल पर गेम खेल रहा था। यह विवेक की गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो नहीं बता सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक पकोड़े खाने के लिए पीट रही थी, तब सब कुछ सुना और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह भी पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। और फिर मैं तुरंत मीता दीदी से बात की और एक प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। गौरी ने कहा, हम चाहते तो तभी आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें वह मज़ा नहीं आता जो आज आया। भैया, तुम्हें क्या लगता है अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ दी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीनकर माँ के नाम कर दे, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उस दिन की बात तो और मारपीट की बात गौरी के फ़ोन में रिकॉर्ड है और आज की मारपीट और वीडियो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। मीता ने कहा। मीता और गौरी जब बाजार गए थे तो तभी एक कैमरा वह घर के कोने में छुपा कर गए थे। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके जाते ही गीता माँ के साथ फिर से ज़्यादती करेगी। क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? लता जी ने नमी सी आंखों में अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, यह अब आपको किसी ने भी आपकी गलती से छुआ भी तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे हम। लता जी बोली, जानती हैं बेटा, जब यह मारती है ना तो 2 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती, कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती हैं। यह कहकर लता जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं और अपने हकलाती आवाज़ में कहती हैं, बचपन में जब तुम लोगों को मारती थी तब उसके निशान पड़ जाते थे, जो मेरा दिल रोता था
और आज अपने बूढ़ी लाचार माँ को पीट पीट कर इतने निशान कर दिए कि मैं दर्द से पूरी रात जागती रहती हूँ, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ के शरीर पर इतनी मार के निशान देखकर दोनों बेटियों की आंखें भर आई। माँ, क्यों आपने एक बार भी हमें नहीं बताया? क्यों इनके अत्याचार सहती रही? मीता ने कहा। डर लगता था बेटा, इसकी मार से तो और इससे तो फिर भी सह लेती, पर प्रवीण जब मारता था ना, तो मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज़ भी आती थी। पर अब सोच, इतना सहकर भी आज जिंदा हूँ। पता नहीं यह मेरे किस जन्म के पाप हैं, उसे मैं अभी भोग रही हूँ। वरना एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर दे मारा था, तब बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मरी थी। लताजी कहते हुए रोए जा रही थी। माँ, आपकी हर एक चोट का हिसाब होगा। इन्हें तो अब सज़ा हम दिलवाएंगे कि क्या हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के लिए 100 बार सोचेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गीता ने शक पकाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर वह दोनों झड़ पड़े और पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह लो माँ, पुलिस भी आ गई। ले जाइए इन्हें हरामियों को हवालात में, और हम इनके खिलाफ सबूत पीछे से लाते हैं, मीता ने होदेश में आते हुए कहा। मीता और गौरी ने अपने भाई भाभी को 2-2 साल की सज़ा दिलवाई। गौरी बोली, माँ, अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए, यहाँ आप मेरे साथ रहना। गौरी ने कहा। नहीं बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार सह सकती हैं तो अकेले भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दे। अब मैं अपने कमरे में सोऊंगी, मन जो करेगा वही खाऊंगी। लताजी एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगी, जिसे देख गौरी और मीता की आंखों में आंसू आ गए। गौरी और मीता ने अपनी माँ के लिए एक सहायिका रख ली कि वह 24 घंटे माँ के साथ रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा महसूस ना होने दे। यहाँ तक कि हफ्ते में 2 बार बेटियाँ उनसे मिलकर आ जाती। गीता और प्रवीण जेल से छूटकर दोबारा माँ से माफ़ी मांगने पहुँचे तो लताजी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। दोनों वहाँ से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। उधर लताजी अपने घर में अब आराम से रह रही थी। बेटियां और दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।